बच्चों, स्वागत है आप सभी का इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो फिर से आज आप लोगों के सामने हम लेकर के आए हैं सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 2। और ये जो सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 2 है प्यारे बच्चों, ये क्या है ना, क्रैश कोर्स का है। तो हम लोग जो क्रैश कोर्स करना चालू किए थे उसमें फिजिकल का 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे। जिस सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? पार्ट 1। तो अब बारी है पार्ट 2 का। तो फिर से पार्ट 2 में हम सरफेस केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ और पार्ट 2 में कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 2 की तरफ बढ़े तो सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक है वो आपके सामने क्या दिया हुआ है कि टॉपिक जो है 5.3 है। टॉपिक क्या हमारे 5.3, मतलब कि पार्ट 1 में 5.1 और 5.2 हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स, यहाँ पे ए होगा अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब कहने का अर्थ है कि कौन कौन ऐसा फैक्टर है, कौन कौन ऐसा कारक है जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, जिससे क्या ना उस पे एब्जॉर्प्शन पे प्रभाव पड़े। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या है ना कुछ टर्म को देखेंगे जो टर्म क्या है ना एब्जॉर्प्शन के ऊपर प्रभाव डालता है अपना। सबसे पहले आपके सामने हुआ नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट है यहाँ पे। ठीक ना, कि एब्जॉर्बेंट का नेचर कैसा है। अब बोलेगा सर जी हम एब्जॉर्बेंट किसको बोलेंगे, तो एब्जॉर्बेंट का बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे क्या ना ये कोई आपके सामने क्या ना एक चौक है, इसके ऊपर क्या ना हुआ, इस चौक के ऊपर क्या ना ये क्या ना बैठा हुआ है, कुछ दूसरा कोई सबस्टांस आके बैठा हुआ है। तो इसमें क्या है ना हम ये बोलेंगे कि ये जो बैठा हुआ है ना, ये जो बैठा हुआ है, ये प्लस वाला जो बैठा हुआ है, इसको हम एब्जॉर्बेंट बोलते हैं, जो किसी के सरफेस पे जाके चिपक जाता है। और जिस पे बैठता है उसको बोलेंगे एब्जॉर्बेंट। तो ये एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट है, और ये जो रेड वाला है ना एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट है। तो सबसे पहले यहां पे लिखे हुए हैं नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो इस एब्जॉर्बेंट के नेचर पे क्या है ना प्रभाव पड़ता है, नेचर से प्रभाव पड़ता है एब्जॉर्प्शन पे। यहां पे लिखे हुए हैं फॉर सॉलिड। अगर आपके सामने ये जो एब्जॉर्बेंट है जिसपे क्या ना एब्जॉर्बेंट आके बैठा हुआ है, उसका अगर सरफेस एरिया कम है, जैसे मान लीजिए इतना छोटा हम ले लिए, इतना छोटा हुआ, इतना छोटा ले लिए, इतना छोटा ले लिए, तो इस पे क्या है, इस पे एब्जॉर्प्शन कम होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन मान लीजिए इसी के बदले हम यहाँ पे 12 ले लिए एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट का ले लिए 12, तो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसपे एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे पहले नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, जिसमें यह अफेक्ट होता है किससे हमारे सरफेस एरिया से। अगर आप सरफेस का एरिया बढ़ा दीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन का ज्यादा हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हम बात करते हैं नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, तो यहां पे जो एब्जॉर्बेंट का नेचर है वो भी अफेक्ट करता है, वो भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। जिस तरह से इस एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था, उस तरह से क्या है ना एब्जॉर्बेंट भी अफेक्ट करता है। तो हम बात करते हैं एब्जॉर्बेंट अगर गैस हो, तो यहां पे लिखे हुए हैं गैस। गैस के लिए क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है क्रिटिकल टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर क्या ना किसी सॉलिड के सरफेस पे, किसी सॉलिड की सतह पे गैस जाके चिपक रहा है, तो क्या है ना वहां पे जो गैस का चिपकने का जो प्रक्रिया होगा या जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो क्रिटिकल टेंपरेचर पे निर्भर करता है। क्रिटिकल टेंपरेचर को बढ़ाएंगे वो तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का बात करें तो अगर आप तापमान बढ़ा दीजिएगा, क्या बढ़ेगा वो, तापमान। जब आप गौर से सोचिए, जब तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स बैठा है प्लस वाला, ये क्या ना इसका एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा, तो आप बोलिएगा सर जी एनर्जी बढ़ेगा। और जब इसका एनर्जी बढ़ेगा तो ये यहां से हिलडुल करना शुरू करेगा, और हिलडुल करना शुरू करेगा तो यहाँ पे इसका बैठने की टेंडेंसी घटेगा, और बैठने का टेंडेंसी घटेगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, घटेगा। तो तापमान बढ़ाने से हुआ, तापमान बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन क्या होता है, घटता है। ठीक ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर का। देखिए अब हम
हम बात करते हैं, अगर इसके ऊपर से प्रेशर लगा दिए, क्या लगा दिए बड़े, प्रेशर लगा दिए ऊपर से, प्रेशर लगाएंगे तो वो और जाके चिपकेगा, और जाके चिपकेगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, और बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। किसी सॉलिड का एब्जॉर्प्शन, सॉरी किसी गैस का एब्जॉर्प्शन सॉलिड के सरफेस पे प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है और प्रेशर घटाने से घटता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का, जो क्या है ना एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, ठीक ना। कहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन लिक्विड फैक्टर्स अफेक्ट the absorption of a gas on solid। इसमें से कौन ऐसा फैक्टर हुआ जो कहना गैस का एब्जॉर्प्शन सॉलिड के ऊपर अगर हो रहा है तो उसको अफेक्ट करेगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या तुम्हारे क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे क्या ना एब्जॉर्ब्ड ऑन चारकोल इंक्रीजेज विथ, कहने का अर्थ है एब्जॉर्ब लिख दीजिएगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब एंड ऑन चारकोल इंक्रीजेज विथ। तो आपको यह पता है कि सर जी अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। तो ये बोला यहाँ पे कहा कि प्रेशर के साथ बढ़ता है और डिक्रीज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या तो घटता है। इसके जस्ट हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन। एक गैस का एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब कि एक गैस का एब्जॉर्प्शन एक सॉलिड के सरफेस के ऊपर किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो आपको पता है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ गैस सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा, मतलब कि सबके सब पे डिपेंड करेगा। तो अब हम बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने। तो कहा कि द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एब्जॉर्प्शन इज हाई। कहने का अर्थ है आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको एब्जॉर्प्शन करवाना है और वो भी क्या है ना उसमें क्या है ना प्रेशर का इफेक्ट हाई करना है कि ज्यादा प्रेशर का इफेक्ट लगे, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा इसका लो टेम्परेचर इज लो, मतलब कि टेम्परेचर क्या कम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं तो आपके सामने टॉपिक है हमारे, ये जो टॉपिक है ये क्या है, यहाँ पे जो टॉपिक है ये है 5.4 जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आज हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का। तो ये क्या ना एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को समझाने के लिए क्या है ना एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेंडलिच, क्या था हमारे फ्रेंडलिच, ठीक ना, जिन्होंने एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का एक इक्वेशन दिए, ठीक ना। जो इक्वेशन क्या था वह x/m बराबर k p के पावर 1/n है, ठीक ना। ये इक्वेशन था जिसको फ्रेंडलिच इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या ना उन्होंने ये भी बात बोला कि यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा वह ये क्या होगा 0 से बड़ा और n से क्या होगा छोटा होगा। तो ये पहले आप दो वैल्यू याद रखिए, दो फॉर्मूला कि फ्रेंडलिच के हिसाब से एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है x/m, वह k p के पावर 1/n के बराबर होता है, और ये जो n का वैल्यू होगा 0 से बड़ा और x से क्या होता है छोटा होता है। और ये क्या ना कई बार ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाएगा, ठीक ना। इन जनरल यहाँ पे स्लोप क्या ना 1/n होता है और लॉग क्या होता है इंटरसेप्ट होता है। तो आइए थोड़ा इसको हम आपको ग्राफ से समझा देते हैं। x/m बराबर क्या हमारे x/m बराबर है k p के पावर 1/n है ना, यही है। हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, इधर भी आप लॉग ले लीजिए और इधर भी ले लीजिए लॉग, लॉग p लॉग k p के पावर 1/n। चलिए ये देखिए ये जो है ना आपके सामने ये log m ये log n, मतलब कि log m इंटू n के फॉर्म में है। तो इसको लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे log x/m बराबर log k प्लस log p के पावर 1/n। और ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना log p के पावर 1/n ये log m/n के बराबर है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p, क्या लिख सकते हैं log p। आ जाइए अब क्या है इसको हम थोड़ा सा सुलझा के लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं
कि log x अपॉन m बराबर हो जाएगा वो 1 अपॉन n, सॉरी log p प्लस जाएगा log k। ये अब क्या इसको थोड़ा सा हम घेर लेते हैं सुंदर कलर से, एक मिनट, ये रेड से इसको घेर लेते हैं ऐसे, ये देख लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए। इसके हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे हमारे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लिए, ये लॉग हो गया यहाँ पे हमारे लॉग पी, लॉग के हो गया पी के पावर 1 अपॉन n हो गया, तो ये क्या है ना m इंटू n के फॉर्म पे हो गया, तो log m प्लस log n। और यहाँ पे क्या ना m के पावर n के फॉर्म में हो रहा था, n log क्या होता है m, तो इसको लिख दिए। अब इसका हम ग्राफ थोड़ा ड्रॉ करते हैं, आ जाइए इधर। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ग्राफ में, तो ये देखिए ग्राफ, ये क्या ना ग्राफ आपको दिख रहा है किसके फॉर्म में बड़े? y बराबर क्या दिख रहा है यहाँ पे? y बराबर ये दिख रहा है mx प्लस c के फॉर्म में। तो आपको पता है कि सर जी y बराबर mx प्लस c का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे हम लेंगे log, क्या लेंगे बड़े? log p लेंगे, और यहाँ पे लेंगे log x अपॉन m लेंगे, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। और यहाँ पे ये जो स्लोप होता है बड़े, स्लोप ये होता है 1 अपॉन n के बराबर, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इंटरसेप्ट, ये होता है log k के बराबर। किसके बराबर होता है? ये जो होता है log k के बराबर होता है। तो बस आपको यहाँ पे दो चीज याद रखना है बोले, क्या याद रखना है कि 1 अपॉन n जो होता है ये स्लोप होता है, ठीक ना। और ये जो होता है ना log k, ये इंटरसेप्ट देता है। क्या तो हमारे इंटरसेप्ट। तो बस आप 1 2 3 और ये 4 पॉइंट को याद रखिए, और ग्राफ अगर आपको याद रखने का मन हो तो याद रखिए, नहीं तो ना रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अब हम बढ़ते हैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव की तरफ। कहा कि आप प्लॉट ऑफ x अपॉन log x अपॉन m वर्सेस log p फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन द सॉलिड, गिव अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप इक्वल टू। अब करा कि हम ग्राफ खींच रहे हैं जो log x अपॉन m वर्सेस log p के बीच में है, उसमें जो स्लोप है उसका वैल्यू कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो 1 अपॉन n करेगा। हम अभी देखे थे पीछे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं तो कहा कि इन फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन n इज, तो 1 अपॉन n का जो वैल्यू होता है 0 से लेके वो 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखिएगा? बिटवीन 0 एंड 1 ऑल केसेस, ठीक ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आपके लिए है, अपलॉट, क्या बोले? अपलॉट ऑफ log x अपॉन m वर्सेस log p फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू। ये तो सेम क्वेश्चन पीछे वाला है, 1 अपॉन n के क्या बराबर होगा। यहाँ पे अगर आप इंटरसेप्ट कर दीजिएगा तो log k के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आपके सामने क्या है, टॉपिक है 5.5, क्या बोले? 5.5 ये टॉपिक आपके सामने है, और इसमें क्या लिखा है कि कोलाइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ा है? कोलाइडियल सॉल्यूशन के बारे में। और ये जो कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है ना, ये जो कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब क्या है, ये कोलाइडियल सॉल्यूशन अगर होता है क्या, इससे पहले बात करते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन का। तो ये क्या होता है? इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये जो कोलाइडियल सॉल्यूशन होते हैं एक तरह का हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं, मतलब कि बीसमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। इन विच मतलब कि अ सबस्टेंस डिस्पर्स्ड फेज, जिसमें एक सबस्टेंस किसमें होगा? डिस्पर्स्ड फेज में होगा, एंड अनदर सबस्टेंस इन डिस्पर्स्ड मीडियम, उसको क्या बोलेंगे बोले? कोलाइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब कि कहने का अर्थ है एक ऐसा हेटेरोजेनियस मिक्सचर जिसमें एक सबस्टेंस किसमें हो? डिस्पर्स्ड फेज में हो, और दूसरा किसमें हो? डिस्पर्सन मीडियम में होगा, तो उसको कोलाइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड का, इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। इससे पहले आप कोलाइड के बारे में और जान लेते हैं। आ जाइए, यहाँ पे कहा कि साइज ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल, कि कोलाइडियल पार्टिकल का साइज क्या होता है। अगर मान लीजिए उसमें एक सबस्टेंस डिस्पर्स फेज है और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम है, तो अब क्या ना उसमें जो कोलाइड के पार्टिकल बनते हैं उसका साइज क्या होता है। सबसे पहला आप इसमें ये याद रखिएगा कि इसका 1 नैनोमीटर से कहां तक होता है? 1000 नैनोमीटर तक होता है इसका, ठीक है ना। 1 नैनोमीटर से कहां तक होता है? 1000 नैनोमीटर तक होता है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलिए अब क्या ना इसी से हम लेते हैं हमारे, इसी से कि 1 नैनोमीटर को, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर को हम कैसे चेंज करें। आप जरा बताइए, आप जरा हमको बताइए कि कैसे चेंज करेंगे।
तो आपको पता है कि सर जी 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर की जगह पे 10 के पावर -9 मीटर टू, यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 को क्या लिख सकते हैं आप 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर से नैनोमीटर है, तो इस नैनोमीटर की जगह पे आप क्या लिखिएगा 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है, आ जाइए यहां पर आप बात करें तो 10 के पावर -9 मीटर के 9 मीटर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या है 10 के पावर 3 है जो प्लस में है, और यहाँ पे 10 के पावर -9 है। तो अब क्या दोनों का बेस जब सेम है तब पावर को जोड़ेंगे, तो -9 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे 10 के पावर -6 हो जाएगा। और ये किस में हो गया मीटर में, तो एक तो आप मीटर में भी याद रखिए, किसमें याद रखिए हमारे मीटर में याद रखिए। अब क्या है इसी को हम चेंज करते हैं थोड़ा सा सेंटीमीटर में। तो आपको ये पता है कि सर जी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 के पावर -9 और मीटर की जगह पे लिख देंगे 100 सेंटीमीटर टू 10 के पावर -6 इंटू इसकी जगह पे रख देंगे 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यह जाएगा 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक ना, क्या कि 100 किसके बराबर होगा बड़े 10 के पावर 2 के बराबर होगा, और यहाँ पे 10 के पावर -9 है, तो 10 के पावर 2 में 10 के पावर -9 मतलब कि दोनों का बेस से में तो पावर को जोड़ेंगे, तो 10 के पावर -7 आ जाएगा टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे ये 10 के पावर क्या बड़े 6, और ये 10 के पावर कितने के बराबर होगा 2 के, तो -6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 के पावर -4। तो ये आप 3 फॉर्मेट को याद रखिए, आपके सेहत के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ना 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है, ऊपर से क्या है ना 10 के पावर -9 मीटर से 10 के पावर -6 मीटर होता है, और ये क्या सेंटीमीटर में 10 के पावर -7 से 10 के पावर -4 सेंटीमीटर तक होता है। इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे कहा है कि द साइज ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल रेंज बिटवीन, ये सभी यूनिट किसमें है सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में हम अभी जस्ट पीछे के स्लाइड पे यहाँ पे देखे थे कि 10 के पावर -7 से 10 के पावर -4 होता है, या 10 के पावर -4 से 10 के पावर -7 बोल सकते हैं। तो ये आंसर आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कह रहा है द रेंज ऑफ डायमीटर ऑफ कोलाइड्स, तो ये होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, 1 नैनोमीटर से कहां पे बोले 1000 नैनोमीटर तक। तो यहाँ पे क्या ना 1 से कितना होगा 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। इसके जस्ट हम आगे बढ़ते हैं तो कहा कि अ कोलाइडियल सिस्टम हैज व्हाट साइज ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे सबके सब क्या बोले मीटर में है, किसमें बोले मीटर में है। तो अभी हम जस्ट देखे थे कि सर जी 1 नैनोमीटर से कहां पे होता है ये 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो ये हो जाएगा 10 के पावर -9, और ये 1000 नैनोमीटर जो है ना इसको लिखेंगे 10 के पावर -6 मीटर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो ये 10 के पावर -9 से 10 के पावर -6 तक, या 10 के पावर -6 से 10 के पावर -9 तक। तो ये वाला आंसर आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे क्या है ना क्लासिफिकेशन, क्या है ना क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन का क्या है ना क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। इसको याद करने का ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है बड़ी गौर से देखिएगा इसको। आप गौर से देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि सर यहाँ पे सॉलिड है, फिर सॉलिड है, फिर सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड को हम 3 बार लिख दिए, फिर क्या बोले लिक्विड 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 है, लिक्विड लिक्विड को भी 3 बार लिख दिए, और गैस गैस को 2 बार, कितना बार लिखे बारे 2 बार। तो सॉलिड 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 3 बार, लिक्विड 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 3 बार, गैस गैस 2 बार। फिर से देखिए इस सॉलिड के साथ सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड क्या बोले गैस है, फिर सॉलिड लिक्विड गैस है, फिर सॉलिड लिक्विड है, गैस आने का चांस आया भी नहीं। अब इस तरह से हम बात करेंगे कि अगर आपके सामने कोई ऐसा कोलाइडियल सॉल्यूशन है जिसका डिस्पर्स फेज क्या है सॉलिड है, डिस्पर्स फेज क्या है सॉलिड है, डिस्पर्स फेज क्या है सॉलिड, और डिस्पर्स मीडियम क्या है सॉलिड, तो उसको सॉलिड सॉल्व बोलेंगे। और इसका ये एग्जांपल है रूबी ग्लास हो गया, गोल्ड डिस्पर्स इन ग्लास हो गया, जेम स्टोन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये इसका एग्जांपल है। इसमें कुछ टर्म को अभी आपको वीवीआई करवाएंगे जिसको आपको याद रखना है। ठीक ना। सॉलिड अगर लिक्विड में जाके कोई मिल गया, सॉलिड अगर कहां पे जाके मिल गया लिक्विड में, तो इसको हम बोलते हैं सॉल, क्या बोलते हैं बड़े सॉल बोलते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखिए, इसको हम टिक भी कर देते हैं पीला से। ठीक ना, पीला है ये। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या ना सॉलिड अगर कहां पे डिस्पर्स होगा लिक्विड में तो उसको सॉल बोलेंगे। जैसे इंक हो गया बारे इसका एग्जांपल, पेंट इसका एग्जांपल याद रखिएगा। ठीक ना। और सेल फ्लूइड्स हो गया इसका एग्जांपल, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगर सॉलिड गैस में जाकर डिस्पर्स है, मतलब कि डिस्पर्सन फेज क्या है सॉलिड,
और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, गैस है, तो इससे बनेगा एरोसोल। और इसका एग्जांपल हो गया डस्ट। जैसे डस्ट जो होता है बड़े, वो क्या होता है, एक सॉलिड होता है और वो हवा के अंदर फैला होता है, मतलब कि गैस के अंदर फैला होता है, तो ये एरोसोल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपके लिए वीवीआई है, ये कि लिक्विड अगर सॉलिड में मिला हो, डिस्पर्सन फेज क्या हो बड़े, डिस्पर्स फेज लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो, तो उसका जो एग्जांपल होता है जेल होता है। और इस जेल को आपको अच्छे से इस जेल को क्या होगा, आपको अच्छे से याद रखना है। इसका एग्जांपल होता है लिक्विड अगर कहां पे, लिक्विड अगर सॉलिड में जाके डिस्पर्स हो रहा है, लिक्विड कहां पे बोले, सॉलिड में, डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है बोले, सॉलिड, तो उसका एग्जांपल होता है जेल। और इसका एग्जांपल भी आपको याद रखना है कि चीज हो गया, कर्ड हो गया, जेली हो गया, ये सब क्या हो गया बोले, ये सब क्या हो गया, जेल का एग्जांपल हो गया, ठीक ना। तो अगर कहा सॉलिड, अगर सॉलिड आके लिक्विड में रहे, सॉलिड कहां पे रहे, सॉलिड लिक्विड का अगर हम देखते हैं तो होता है सॉल, लिक्विड सॉलिड का देखते हैं तो क्या होता है, जेल होता है। इसका एग्जांपल याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, लिक्विड अगर लिक्विड के साथ डिस्पर्स होगा, लिक्विड के साथ, ठीक ना, तो उसको हम बोलेंगे इमल्सन। क्या बोलेंगे, इमल्सन। इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए क्या बोले, वीवीआई है। जैसे मिल्क हो गया, हेयर क्रीम हो गया, बटर हो गया, कोल्ड क्रीम हो गया, ये इमल्सन के एग्जांपल है। और ये फेमस है, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमल्सन का डिस्पर्सन फेज क्या होता है और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। तो इमल्सन का डिस्पर्सन फेज होगा क्या, लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, लिक्विड होगा। अगर लिक्विड जाके गैस में कहां बोले, लिक्विड जाके गैस में अगर लिक्विड अगर डिस्पर्सन फेज हो और गैस उसका डिस्पर्सन मीडियम होता है, तो इसके लिए होता है एरोसोल। क्या तुम्हारे, एरोसोल। और ये उतना एग्जांपल तो उतना इंपॉर्टेंट तो ये एरोसोल है नहीं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक ना। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। आगे हम बात करते हैं एरोसोल के एग्जांपल। आप याद रखिएगा कि फॉग होता है, अगर लिक्विड अगर गैस में जाके का ना, लिक्विड अगर डिस्पर्स फेज होगा और डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा तो उसका फॉग होता है, मतलब एरोसोल होता है। फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, ये दोनों आप इसका सिर्फ एग्जांपल याद रखिए, ठीक है। अब कहने यहाँ पे बात करते हैं गैस सॉलिड, मतलब कि कहने का अर्थ है डिस्पर्स्ड फेज गैस हो और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो, सॉलिड हो, तो उसके लिए होता है सॉलिड सोल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप याद नहीं रखिएगा, फिर भी काम चलेगा। लेकिन गैस अगर लिक्विड में जाके अगर मिला हो तो उसको हम बोलते हैं फोम। क्या बोलते हैं बारे, फोम बोलते हैं। क्रीम हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, सोडा बटर हो गया, सॉफ्ट लेदर हो गया, ये सारे इसका एग्जांपल है। तो आपको बस यहाँ पे दो तीन चीज आपको याद रखना है कि सर जी अगर सॉलिड लिक्विड में होगा, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, लिक्विड, तो उसको सोल बोलेंगे। अगर वही हम बात करते हैं लिक्विड अगर सॉलिड में होगा तो उसको जेल बोलेंगे। जैसे क्या ना, चीज हो गया, कर्ड हो गया, जेली हो गया, ये सब जेल है, ठीक ना। और बात करते हैं लिक्विड तो इमल्सन हो गया, मिल्क, हेयर क्रीम, बटर क्या है ना, इमल्सन का एक अच्छा एग्जांपल है। तो आइए हम इससे रिलेटेड क्या ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आपके सामने कहा कि क्लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो बेचारा क्लाउड है, क्लाउड मतलब कि बादल जो है ना, ये किसका एग्जांपल है। तो आपको पता है कि सर जी बादल मतलब कि उसमें पानी है, पानी मतलब कि द्रव है, लिक्विड है, और लिक्विड किसके अंदर है, एयर के अंदर है, तो लिक्विड और गैस का है, किसका बारे, लिक्विड और गैस का एग्जांपल होगा। तो लिक्विड और गैस का ये एग्जांपल हो गया क्लाउड। कोई दिक्कत है इसमें आपको। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फॉग इज एन एग्जांपल ऑफ। तो फॉग और क्लाउड दोनों क्या होता है, लिक्विड इन गैस होता है वह। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड इन गैस, ठीक ना, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे कहते हैं द डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, यहां पे इन कर दीजिएगा, ठीक ना, इन सॉलिड कॉल्ड। अब मान लीजिए कहा लिक्विड का डिस्पर्सन किसके अंदर हो रहा है, सॉलिड के अंदर हो रहा है, तो यहां पे क्या बनेगा, जेल बनता है। तो जेल को आप क्या टिक कीजिएगा, आपका जेल क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इसके जस्ट बाद अगर हम बात करते बारे, यहां पे कहा है कि अ कोलाइडियल सिस्टम हैविंग अ सॉलिड सबस्टेंस, एक कोलाइडियल सिस्टम है जिसके पास एक ठोस पदार्थ है, एज अ डिस्पर्स्ड फेज, किसके तौर पे बने, डिस्पर्स्ड फेज के, एंड अ लिक्विड एज अ डिस्पर्सन मीडियम, और लिक्विड वहां पे कैसा बिहेव कर रहा है, डिस्पर्सन मीडियम के जैसा, तो वह किसका एग्जांपल होगा, तो वह एग्जांपल होगा सॉल का। इसको भी आप थोड़ा सा याद रखें, ठीक ना। इसके बाद हम जस्ट आगे बढ़ते थे, यहां पे कहा कि ए स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स इन अनदर लिक्विड इज कॉल्ड। तो लिक्विड का क्या होता है एग्जांपल है, एक लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड में ऐड होगा तो यहां पे बनेगा इमल्सन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके जस्ट बाद हम आगे बढ़ते हैं, कहा है कि कोलाइडियल सॉल्यूशन आर नॉट
क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो देखिए ये मॉलिक्यूलर के बेस पे होता है, नेचर ऑफ साइज के बेस पे होता है, सरफेस टेंशन वैल्यू के बेस पे नहीं होता है। तो यही आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्या यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉट, ठीक ना, तो ये जो गलत होगा वही आंसर होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं तो कह रहा है क्या पे बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जेल, इसमें कौन जेल नहीं है। तो आपको पता है कि सर चीज जेल है, जेली जेल है, कर्ड भी जेल है, तो मिल्क क्या ना इमल्सन का एग्जांपल है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कि मिल्क क्या है एक तरह का इमल्सन है। इसके जस्ट बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो गया मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी पीछे क्वेश्चन में देखे इमल्सन। तो क्या है ना यहाँ पे आपका क्या ना टॉपिक हुआ कंप्लीट आज का पार्ट 2। इसके बाद फिर हम मिलते हैं आप लोगों से सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 3 के साथ, और वहां पे क्या ना आपका सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक सीरीज, जिसमें इनऑर्गेनिक को 10 से 15 दिन के अंदर में हम खत्म कर लेंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर से हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे और 20 जनवरी तक आपका क्या ना पूरा सिलेबस खत्म होगा। और आप क्या ना उसके बाद 20 जनवरी का हमसे जुड़ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए लॉन्ग टाइप सीरीज में। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।